कहानी का शीर्षक है कमाई। ललिता बेन के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनूप और छोटा बेटा देवेश। अनूप एक प्राइवेट बैंक में एक अकाउंटेंट है, वहीं छोटा बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अनूप की तनख्वाह अपने छोटे भाई देवेश से बहुत कम होती है, जबकि देवेश की महीने की सैलरी अच्छी खासी है। इस कारण से ही ललिता बेन की नज़र में अपने बड़े बेटे और बहू की कोई खास अहमियत नहीं है। वहीं छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही ललिता जी की आंखों के तारे हैं। ललिता बेन की छोटी बहू नूतन सुबह अपने मायके गई थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में है, तो हमेशा तो वह सुबह जाकर शाम को ससुराल वापस आ जाती है, परंतु इस बार उसे मायके गए हुए लगभग 10 दिन हो गए थे और आज शाम को उसे वापस आना है। शाम हो चुकी है और छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आने ही वाला होगा। इस कारण ललिता बेन अपनी बड़ी बहू चेतना को आवाज़ लगाती हैं, अरे चेतना बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया है क्या? नूतन और देवेश भी आने वाले होंगे, उन दोनों को भी भूख लग रही होगी और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हुई हो। समय का कुछ ख्याल भी नहीं है तुम्हें। सास ललिता बेन बाहर से बड़ी बहू चेतना को आवाज़ लगाते हुए बोली, परंतु चेतना ने कोई जवाब भी नहीं दिया। यह देखकर ललिता बेन तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा चेतना के कमरे की तरफ पैर पटकती हुई पहुंच गई और जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा चेतना तो अपने कमरे में है ही नहीं। ललिता बेन बड़बड़ाते हुए बाहर आती है, पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का समय हो चुका है और यह है कि ना तो रसोई में है और ना ही अपने कमरे में है। इसे तो कोई फिक्र ही नहीं, जैसे घर में 2-4 नौकर चाकर लगे हुए हों खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में चेतना को ढूंढते हुए हर तरफ घूम रही थी, परंतु चेतना उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उन्हें चेतना की कोई चिंता नहीं हुई, अपितु उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था और वह बड़बड़ करते हुए बोल रही थी, अरे भला ये भी कोई बात होती है? कहीं बाहर गई है तो बोल कर तो जाती और जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से आ जाएगी देवेश के साथ। वो दोनों भी भूखे होंगे। बेचारी छोटी बहू भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना तो सबको समय पर मिलना चाहिए, परंतु ये बात बड़ी बहू को कहाँ समझ में आएगी। मुफ्त का खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई ललिता बेन वापस आई और आकर सोफे पर थम से बैठ गई। सोफे पर बैठे हुए भी अपनी बड़ी बहू चेतना पर गुस्सा हो रही थी। उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि छोटी बहू के मायके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था घर में, लेकिन उनके लिए ये हंगामा तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। ये सब नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ चेतना और उसके पति अनूप के लिए। ललिता बेन एक संयुक्त परिवार की मुखिया थी। परिवार में बड़े बेटे बहू अनूप और चेतना तथा उनकी एक 5 वर्षीय बेटी चिंकी और छोटे बेटे बहू देवेश और नूतन थे। देवेश और नूतन की शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। अनूप जहाँ प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, वहीं देवेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। दोनों के ओहदे में काफ़ी फ़र्क था, तो जाहिर सी बात है
कि दोनों की कमाई में भी फ़र्क होगा, और ये कमाई का फ़र्क घर में भी सिर चढ़कर बोलता था। देवेश की हर बात ललिता बहन जहाँ आंखें बंद करके मानती थी, वहीं अनूप को किसी चीज़ की इजाज़त भी आसानी से मिल जाए, यही बड़ा मुश्किल होता था। अनूप की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर ही सुनने को मिलता था, न केवल अनूप को बल्कि उसकी पत्नी चेतना को भी। परंतु वह दोनों पति पत्नी माँ के ताने सुनकर भी चुप रह जाते। पर पहले ताने इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि तब तक ललिता बहन के पति जेठा लाल जी जीवित थे और उनका काम अच्छा चलता था, इसलिए खर्चे अच्छे से चल जाते थे। जेठालाल जी का ठेकेदारी का काम था, बड़े बड़े रोड तथा बिल्डिंग आदि के ठेके लेते थे। ऐसा नहीं है कि जेठालाल जी ने अनूप को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की थी, परंतु अनूप वाक्पटुता के मामले में थोड़ा कमज़ोर था। वो लोगों को बातें समझा ही नहीं पाता था। इस कारण उसने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट की नौकरी ही कर ली। पर जेठालाल जी को इसमें भी तसल्ली थी कि कम से कम बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, कम से कम इतना कमा लेता है कि अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेगा। फिर ऊपर से वो बहू भी ऐसी लेकर आए जिसके हाथों में हुनर था, जो सिलाई कढ़ाई का सारा काम जानती थी। पर ये अलग बात थी कि ललिता बहन ने उसे ये काम कभी करने ही नहीं दिया। इधर देवेश पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, तब एक हादसे में जेठालाल जी की मृत्यु हो गई और वहीं से सब कुछ बदल गया। जेठालाल जी की जो सेविंग्स थी और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, वो सब तो ललिता बहन ने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि देवेश की शादी में काम आएंगे। घर का खर्च तो अब अनूप को ही चलाना होगा। खैर, अनूप ने भी इस बात से इनकार कभी नहीं किया, परंतु जितनी उसकी क्षमता थी वह उतना ही तो खर्च कर सकता था। पर ललिता बहन कभी उसे सुनाने से बाज नहीं आती थी। जब देखो तब अनूप और चेतना को ताने मारती रहती। खैर, इधर देवेश की कंपनी में नौकरी लगी और उधर उसके लिए एक अमीर घर की बेटी नूतन का रिश्ता आ गया। नूतन संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी, ऊंचे ख्यालों वाली नकचढ़ी लड़की थी। ललिता बहन ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और नूतन देवेश से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब नूतन का सारा सामान घर में सेट किया जा रहा था, तो उस समय नन्ही चिंकी भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रही थी। इधर चेतना भी व्यस्त थी। वह घर में रुके रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी ललिता बहन चेतना को डांटते हुए बोली, बड़ी बहू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अपनी इस शैतान बेटी को संभालो। देखो, बार बार सामान रखने वालों के बीच में आ रही है। अभी इसके चक्कर में बेवजह कोई कीमती चीज़ गिरकर टूट गई तो कौन ला कर देगा? तुम्हारी और तुम्हारे पति की तो औकात की बात भी नहीं है।
इतनी महंगी चीज़ें खरीदने की, और ना ही इतनी औकात है कि उसकी जगह कोई नई चीज़ बदले में दिलवा भी दे। ललिता बहन के मुख से बड़े बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर सभी रिश्तेदार ललिता बहन की ओर आश्चर्यचकित हो देखने लगे। वहीं चेतना तो इतना झेप गई कि उससे तो कुछ कहते ही नहीं बना। उसने चिंकी को गोद में उठाया और चुपचाप उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर अनूप ने भी सुना तो उसको भी इस बात का काफ़ी बुरा लगा, लेकिन जब माँ ही ऐसी बात कहे तो क्या कर सकते हैं, इसलिए अनूप चुप रहा। पर धीरे धीरे नूतन को भी समझ में आने लगा कि इस घर में उसकी जेठानी चेतना और जेठ अनूप की तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। देवेश की कमाई अच्छी है, इसलिए देवेश के खिलाफ ललिता बहन कुछ नहीं बोलती है, और ना ही देवेश की मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई कार्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब नूतन का भी सिक्का ही इस घर में बोलेगा। बस यही बात नूतन के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में भी कभी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ ललिता बहन से और देवेश से प्यार से बात करनी होती थी, बाकी को तो कुछ भी नहीं समझती थी चेतना, और अनूप को तो कुछ भी सुना देती थी। 5 साल की छोटी सी चिंकी को तो वो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना, किट्टी पार्टी करना, नूतन को तो बस इसी काम में मज़ा आता था, जबकि सच तो यह था कि जितने पैसे अनूप घर खर्च के लिए देता था उतने ही देवेश देता था। हाँ, बस कमाई देवेश की ज़्यादा थी, इसलिए उसका असर ललिता बहन के सिर चढ़कर बोलता था। 1-2 बार चेतना ने उसे घर के काम के लिए कहा भी तो नूतन ने घर में हंगामा कर दिया। अपनी जेठानी चेतना से वह बोली, अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है जेठ जी की, तो आप घर के काम तो करोगे ही, खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं हैं, और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। देवरानी नूतन की ऐसी बात सुनकर चेतना तो उसका मुंह देखती रह गई। आज सुबह की ही बात है, नूतन को देवेश के साथ अपने मायके जाना था, तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकालकर बेड पर रख दिया और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे। चेतना रसोई में काम कर रही थी। तभी चिंकी खेलते खेलते नूतन के कमरे में आ गई। जब चिंकी कमरे में आई तो उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर एक परफ्यूम की बोतल रखी हुई है। तो चिंकी को बोतल का डिज़ाइन इतना सुंदर लगा कि वह उसे देखने उसके पास चली गई और बोतल को उठाकर उसे देखने लगी। अभी चिंकी उसे उलट पलट कर देख ही रही थी कि उसके हाथ से वो बोतल छूट कर गिर गई और गिरते ही टूट गई। आवाज़ सुनकर नूतन दौड़ती हुई बाहर आई और बोतल टूटी हुई देखकर चिंकी को उसके पास खड़े देखकर नूतन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चिंकी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही चिंकी रोने लगी। चिंकी के रोने का और नूतन के चिल्लाने का शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। चेतना को देखकर नूतन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भाभी
आप संभालती क्यों नहीं हैं अपनी इस नालायक बेटी को? देखिए कितना नुकसान कर दिया इसने मेरा। कहती हुई नूतन चिंकी को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि चेतना ने उसके हाथ रोक दिए और चिंकी को अपनी गोद में लेकर बोली, नूतन, ये छोटी बच्ची है, गलती हो गई इससे। छोटी बच्ची है, इसे नहीं पता था कि बोतल टूट जाएगी। इसका यह मतलब नहीं कि तुम बच्ची को यूं बार बार मारो। गलती हो गई। आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा आता है? नूतन गुस्से में चिल्लाकर बोली। देखो नूतन, चिंकी छोटी बच्ची है, उसे गलती हो गई, पर तुम तो बड़ी हो, अपने आप को शांत रखो। अनूप ने नूतन को समझाते हुए कहा। अचानक देवेश बीच में बोल उठा, भैया। नूतन क्या शांत रखे अपने आप को? वो गलत तो नहीं कह रही है। ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है। परंतु आपकी भी क्या गलती? आपको क्या पता? आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना महंगा परफ्यूम इस्तेमाल भी किया हो तो पता होता। अपने छोटे भाई के मुख से अपने लिए ऐसी छोटी बात सुनकर अनूप हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तभी हाथ नचाते हुए नूतन बोली, अरे इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त का जो मिल रहा है। तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे, इनकी औकात इतनी ही है बस। तभी चेतना बीच में बोली, बस करो नूतन, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने जेठ से किस तरह से बात कर रही हो? ओहदे और उम्र में हम दोनों तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। जेठानी की नसीहत सुनकर नूतन ने अकड़ते हुए कहा, माफ़ करना भाभी, माना कि ओहदे और उम्र में मैं छोटी ज़रूर हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए अपनी आवाज़ ज़रा नीचे करके ही बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है उसी की इज्जत होती है और उसी का रौब चलता है। नूतन की ऐसी घमंड से भरी हुई बातें सुनकर चेतना और अनूप ने अपनी माँ ललिता बहन की ओर शिकायत भरी दृष्टि से देखा तो ललिता बहन बोली, बड़ी बहू, अब क्या बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो तुम दोनों? जाओ दोनों जाकर अपना अपना काम करो। तभी अनूप दृढ़ स्वर में बोला, नहीं मम्मी, आज मुझे जानना ही है कि मेरा इस घर में क्या स्थान है। क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? ललिता बहन ने देवेश की ओर देखा और फिर बोली, बेटा, सम्मान यूं फ्री में नहीं मिलता, सम्मान तो कमाया जाता है। ओहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिला करता है। सम्मान पाने के लिए कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की कमाई का स्टेटस ही बता देता है कि पत्नी की क्या इज्जत है। बाकी तुम दोनों खुद समझदार हो। यह बोलकर ललिता बहन रूम से बाहर आ गई। इधर देवेश और नूतन भी तैयार होकर नूतन के मायके रवाना हो गए। पर अनूप और चेतना को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभ रही थी। खैर, शाम को देवेश और नूतन भी घर आ गए और आते से ही बोले, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हो तो खाना बने ना। अभी तक तो खाना ही नहीं बना है, पता नहीं कहाँ गई है बिन बोले। ललिता बहन ने जवाब दिया, हे भगवान, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। देवेश, तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखे नहीं रहा जा रहा है। यह कहकर नूतन भी वहीं सोफे पर पसर गई। अभी देवेश मोबाइल निकालकर ऑर्डर करने ही जा रहा था कि इतने में
चेतना चिंकी को लेकर आ गई। उसे देखते ही ललिता बहन बोली, ओ महारानी जी, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख लगी है, सब भूख से तड़प रहे हैं और महारानी बाहर घूम रही है। पता नहीं है क्या ये खाने का वक्त है? अब फटाफट रसोई में जाओ और सबके लिए खाना बनाओ। मम्मी जी, आपकी एक बहू और भी है, उसे कहिए वो बना लेगी। यह कहकर चेतना अपने कमरे में चली गई। तब तक अनूप भी घर में आ गया था। उसे देखते ही ललिता बहन गुस्से में तमतमाती हुई बोली, ये आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए हैं, जो खाना बनाने से इनकार कर रही है? घर में नौकर चाकर लगा लिए क्या तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज़्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊँगा। इतना बोलकर अनूप भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन अनूप और चेतना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, परंतु ललिता बहन या देवेश दोनों में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। चेतना को सिलाई का काम छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, इसलिए चेतना ने पहले एक टेलर के यहाँ सिलाई कढ़ाई का अभ्यास शुरू किया। चेतना सिलाई कढ़ाई पहले से जानती थी, तो उसका हाथ जल्दी ही कपड़ों पर सेट हो गया और उसके काम में सफाई भी बहुत थी। चेतना के काम के टेलर उसे पैसे देता था। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, परंतु इस काम से चेतना को भविष्य में लाभ मिलने वाला था। 1 साल वहाँ काम करने के बाद चेतना ने फिर अपना स्वयं का बुटीक खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाने लगे और साथ ही साथ भविष्य के लिए बचत भी करने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफ़ी तरक्की भी कर ली। दूसरी ओर देवेश और नूतन के यहाँ हालात यह थे कि ऊल जलूल खर्चों के कारण अब काफ़ी खर्चा होने लगा था। काम तो नूतन से वैसे ही नहीं होता था, तो ललिता बहन दिन भर काम में लगी रहती थी। अधिक काम करने से जब ललिता बहन को थकान के कारण तबीयत खराब हो गई, तो उनसे काम नहीं होता था। इसलिए घर के काम के लिए नौकर चाकर भी लगाने पड़े। इसलिए अब देवेश के पास ज़्यादा कुछ भी बचत नहीं रहती थी और इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते हैं। वो अलग ललिता बहन की लाडली बहू नूतन दिन भर ललिता बहन को ताने मारती रहती, पता नहीं बुढ़िया कब पीछा छोड़ेगी। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। अपने पति देवेश से झगड़ते हुए बोलती है, मेरे बस की बात नहीं तुम्हारी माँ की सेवा करना। इनसे कहो यहाँ से अपने बड़े बेटे बहू के पास चली जाए। अकेले हमने ही ठेका नहीं ले रखा है इनकी सेवा करने का। बहू की कड़वी बातें सुनकर अब ललिता बहन उस दिन को कोसती है जब बड़े बेटे बहू का साथ देने की जगह उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू का साथ दिया था और आज उनके छोटे बेटे और बहू को उनकी सेवा करना भारी पड़ रहा था। ललिता बहन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी
स्वयं मारी थी। उन्हें कौन सा अंतिम समय में धन दौलत साथ लेकर जानी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।